वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग अपनी नई सीरीज़ लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के सामने। और अगेन वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे नहीं जा रहे हैं, हम 2024 के ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पहला एग्ज़ाम है PSSB का जेई पब्लिक हेल्थ का, जो 21 जनवरी 2024 में एक एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें ICT के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं। वो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ये लीजिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर। देखिए, अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल इज़ आपकी विंडोज़। ठीक है, मैं और कोई एग्जाम्पल की बात नहीं कर रही, सिर्फ एक विंडोज़ एग्जाम्पल की बात लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। अगर मेरे पास एक पीसी है और उस पीसी के अंदर विंडोज़ नहीं है, तो हार्डवेयर यानी कंप्यूटर जो आपका वो डब्बा दिख रहा है आपको, आपकी स्क्रीन है, माउस है, कीबोर्ड है, चाहे प्रिंटर है, चाहे वो CPU है, वो किसी काम का है या नहीं। यूज़र्स यानी हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर पर काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई विंडो नहीं है, तो क्या हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं? तो भाई बिल्कुल नहीं काम कर सकते हैं कंप्यूटर पर हम लोग। तो यानी यूज़र और हार्डवेयर दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने का काम किसका है? दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। या हम कह सकते हैं इट एक्ट एज अ इंटरफेस, दोनों के बीच में इंटरफेस का भी तो काम कर रहा है ना। अगर विंडोज़ नहीं है तो वो डब्बे के जैसे ही रह जाएगा कंप्यूटर, हम उस पर कोई इंस्ट्रक्शन, कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड भी, iOS भी, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू और आपकी जितनी विंडोज़ हैं, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, पहला काम होता है मेमोरी को मैनेज करना। ठीक है, मेमोरी को मैनेज करना वो कैसे मैनेज कर रहा है कि अगर मुझे कोई वीडियो बनानी है मेरे फ़ोन में, या कोई मुझे फ़ोटो क्लिक करनी है, तो क्या आप लोग अपने फ़ोन में पहले स्पेस चेकआउट मारते हो, या सबसे पहले आप लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हो, या पिक्चर क्लिक करना स्टार्ट कर देते हो? तो भाई हम लोग कभी भी मेमोरी चेक नहीं करते हैं, हमारे फ़ोन में कितनी मेमोरी अवेलेबल है हम चेक नहीं करते हैं। तो हम सबसे पहले फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, अगर मेमोरी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास मैसेज आ जाएगा, हम चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है किसी भी फाइल को मेमोरी एलोकेट करवाना, और अगर वो फुल है, मेरा फ़ोन फुल हो चुका है, उसमें फ़ाइल सेव नहीं हो सकती है, तो मैं कुछ फाइल्स डिलीट भी करूँगी जो अनवांटेड होंगी, जो रिक्वायर्ड नहीं होंगी, तो मैंने कुछ फाइल्स डिलीट कर दी, तो स्पेस की अवेलेबिलिटी भी तो हो गई ना। तो मुझे कोई बताएगा भाई अब स्पेस अवेलेबल हो गई है, आप अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हो, या आप मेरी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्पेस की अवेलेबिलिटी हो गई है। तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम हुआ मेमोरी को मैनेज करना, यानी किसी भी फाइल को मेमोरी एलोकेट करवाना, और अगर उसका काम ख़त्म हो चुका है तो डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी करवाना, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ मेमोरी भी बताना। सेकंड होता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस को मैनेज कैसे करता है? तो डिवाइस यानी प्रिंटर ले लो। तो अगर आपके पास कोई एक कंपनी चल रही है जिसके अंदर बहुत सारे 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ये मान के चलो एक कंपनी है जिसमें एक डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और उनको एक डिवाइस की ज़रूरत थी जो साल में एक दिन ज़रूरत पड़ती थी, मानो प्रिंटर। अब हम लोग वो 10 एम्प्लॉयज़ को अलग अलग प्रिंटर तो नहीं दे सकते ना, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग उनको सिर्फ एक प्रिंटर अवेलेबल करवा दें, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तब इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, तो ऐसा वो दिन साल में एक दिन आ गया जब उन सभी को वो उस प्रिंटर की रिक्वायरमेंट हो गई, उस डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो गई है। अब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, भाई पहले तो मुझे रिपोर्ट सबमिट करवानी है, तो पहले प्रिंट आउट मैं निकालूंगा। तो आपका वो डिवाइस खाली पड़ा हुआ है, प्रिंटर खाली पड़ा हुआ है, और वो जो दो काम वाले लोग थे वो लड़ रहे हैं आपस में, तो ना काम पूरा हुआ और आपका डिवाइस का यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ, क्योंकि वो खाली बैठा हुआ है। इसीलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा इन चीज़ों को, जिनके लिए कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हम मैनेज करते हैं। जैसे अगर मुझे कोई टिकट कटवाने जाना है, मैं रेलवे स्टेशन पे गई हूँ, टिकट काउंटर पे गई हूँ, तो मुझे ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हम एल्गोरिथम कौन सी अप्लाई करके वहाँ पर काम कर रहे हैं। दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी वो लाइन, तो लाइन वाइज हम खड़े हो जाएंगे, जो पहले आएगा वो पहले अपनी टिकट कटवाएगा और चला जाएगा। तो ऐसे ही कुछ एल्गोरिथम्स पर हम लोग काम करते हैं, जिससे हमारे डिवाइस या हमारा प्रोसेसर, उनकी मैनेजमेंट होती है प्रॉपरली, कि हमारा काम भी पूरा हो जाए और वो चीज़ें खाली भी ना बैठें। ओके, उसके बाद सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे फ़ोन में पासवर्ड्स लगे होते हैं,
तब अगर हम लोग गलत पासवर्ड डाल रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, 3 बार 4 बार मैंने अटैम्प्ट किया रॉन्ग पासवर्ड का, तो लॉक होता है ना फ़ोन। तो कोई तो हमें बता रहा होगा, कोई तो चेक कर रहा होगा कि भाई रॉन्ग पासवर्ड अप्लाई हो रहा है। वो चेक करने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये दीज ऑल आर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूट प्रोग्राम? तो नहीं भाई, एग्जीक्यूट तो नहीं करता है प्रोग्राम। नेक्स्ट, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स? तो नहीं करता है। कनेक्ट टू द इंटरनेट? नहीं। मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज? बिल्कुल, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्डवेयर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रहा है? तो भाई आपकी विंडोज़ है ना, तो विंडोज़ के ज़रिए ही तो आप हार्डवेयर को मैनेज करोगे। मॉनिटर स्क्रीन है, माउस है, कीबोर्ड है, इंस्ट्रक्शंस आप लोग हार्डवेयर तक पहुंचाओगे थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम ही, यानी विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। स्पीड ऑफ, बैंकिंग में भी इवन क्वेश्चन है ये। प्रोसेसर कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? दैट इज़ गीगाहर्ट्ज़। गीगाहर्ट्ज़ नाउअडेज है, मतलब आजकल हम लोग गीगाहर्ट्ज़ में मेजर कर रहे हैं। वैसे अगर ये क्वेश्चन आता है, बैंकिंग में भी क्वेश्चन आया, तब उसकी यूनिट हर्ट्ज़ दे रखी थी। हम हर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ में भी प्रोसेसर की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों आपको ऑप्शन में मिलने वाले हैं, ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, लेकिन चेक कर लेना अगर बैंकिंग में क्वेश्चन बनता है कभी ये, तो उसमें यूनिट मोस्टली हर्ट्ज़ दी होती है, इसीलिए चेक कर लेना क्वेश्चन। तो हम लोग स्पीड ऑफ प्रोसेसर को गीगाहर्ट्ज़, हर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मास्टर स्लाइड इन पावर पॉइंट? देखिए, बहुत सारे टाइप्स ऑफ व्यूज़ होते हैं पावर पॉइंट के अंदर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता भी है। ये वाला क्वेश्चन किसी और एक एग्ज़ाम में भी 2024 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ व्यू में एक व्यू होता है स्लाइड मास्टर या मास्टर स्लाइड हम कह देते हैं। तो मेरे पास सपोज 10 स्लाइड्स हैं, अब 10 की 10 स्लाइड्स में मैं एक जैसा चेंज करना चाहती हूँ, दैट इज़ यूनिवर्सल चेंज, ठीक है। तो मैं हर एक स्लाइड लेकर उसमें चेंज तो नहीं करूँगी ना, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं चाह रही हूँ मैं पहली स्लाइड में चेंज करूँ और वो ऑटोमेटिकली 10 की 10 स्लाइड्स में आ जाए। अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो टाइम सेविंग होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम कौन करवाता है? स्लाइड मास्टर करवाता है। यानी जब आपको यूनिवर्सल चेंज, एक जैसा चेंज सभी स्लाइड्स पे करना है, उसके लिए हम लोग मास्टर स्लाइड या स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। मास्टर स्लाइड का ही पर्पस बताना है। तो पहला, इट कंट्रोल द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। इट अलाउज फॉर इंसर्टिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स? तो नहीं, ये तो नहीं करता है। इट एनेबल्स कैलिब्रेशन ऑन द प्रेजेंटेशन? नो। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन? एनिमेशन मतलब मूवमेंट्स, स्लाइड्स में मूवमेंट्स भी तो आती है ना, इफेक्ट्स भी तो डलते हैं, तो नहीं। इट कंट्रोल्स द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल स्लाइड्स? सभी स्लाइड्स में एक जैसा चेंज, या हम कह सकते हैं यूनिवर्सल चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which Excel function is used to look up a value in a table based on the first column? एक हमारे पास दो फंक्शन आते हैं, एक एच लुकअप एंड एक वी लुकअप। वी इज़ वर्टिकल एंड एच इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन है इज़ यूज टू लुक अप अ वैल्यू इन अ टेबल बेस्ड ऑन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम पर बेस आपको कोई वैल्यू सर्च आउट करनी है, जिसके लिए हम लोग वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल इन कंप्यूटर सिक्योरिटी? फायरवॉल का क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में आता है। तो फायरवॉल का काम होता है प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस।
अब ये अनऑथराइज्ड कौन है? अनऑथराइज्ड मतलब थर्ड पार्टी पर्सन्स, यानी जिन लोगों को आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं बता रखा और वो लोग अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं आपकी आईडी को ओपन करने के लिए, तो उससे फायरवॉल बचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मैं ही थी और मैंने अपनी मेल आईडी मेरे फ़ोन में तो ओपन है, लेकिन मैंने किसी और साइबर कैफ़े में जाके या किसी और पीसी में ओपन करी मेरी मेल आईडी। अब मेरा जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा कि भाई आपकी मेल आईडी कहीं पर ओपन की गई है, अगर आप ही हो तो इट्स ओके, अगर नहीं हो तो रिपोर्ट करो। ऐसा मैसेज आप लोगों ने देखा होगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ फायरवॉल, क्योंकि उसको लग रहा है कोई अनऑथराइज पर्सन जिसको अथॉरिटी नहीं है, जिसको पासवर्ड और यूज़र आईडी नहीं पता है, वो अटेम्प्ट करने की ट्राई कर रहे हैं आपकी मेल आईडीज़ पर या आपकी किसी भी तरीके की आईडीज़ पर। ओके, तो ऑप्शन देखिए, टू डिक्रिप्ट डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, to control access to network and filter incoming outgoing traffic। बिल्कुल, इनकमिंग में कौन आ रहा है और बाहर कौन जा रहा है, कि वो अनऑथराइज तो नहीं है, उसी से हमें प्रिवेंट करवाता है ना। तो मतलब वो कंट्रोल करता है एक्सेस का, कि कौन आया बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कौन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, तो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात करें, PSSB JEE इलेक्ट्रिकल। ये एग्ज़ाम हुआ था 21/1/2024। 2024 का ही पेपर है, जनवरी का, PSSB का। तो क्वेश्चन देखिए पहला, द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़, इनमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर की? तो इसके लिए हम लोगों को हिरारिकी पता होनी चाहिए, मेमोरी की जो हिरारिकी है वो हमें पता होना चाहिए। सबसे फास्टेस्ट इज़ रजिस्टर। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर UGC नेट में भी, इस बार का जो 2024 का UGC नेट था उसमें भी था, स्लोएस्ट से फास्टेस्ट एक्सेस टाइम में अरेंज करना है, ऑप्शंस दे रखे थे। तो क्वेश्चंस को अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है, ज़रा ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस। तो रजिस्टर, उसके बाद आता है कैशे, इसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी, इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, और उसके बाद क्लाउड्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हो गई इसमें से? रजिस्टर्स। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इज रजिस्टर, उसके बाद कैशे है, फिर प्राइमरी मेमोरी है, फिर सेकेंडरी मेमोरी है, और फिर क्लाउड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 3 टर्म होती है हमारे पास, एक इंटरनेट, एक इंट्रानेट और एक एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट क्या है? दैट इज़ पब्लिक, सबसे बड़ा नेटवर्क, लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या हम इसको कह सकते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, दैट इज़ पब्लिक, कोई भी रिचार्ज करेगा और कोई भी उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन इंट्रानेट क्या होता है? किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्राइवेट नेटवर्क इज़ नोन एज इंट्रानेट। इंट्रानेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इवन बैंकिंग। ठीक है, 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है ये इंट्रानेट, और इसकी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट नेटवर्क, किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट नेटवर्क, उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंट्रानेट कहते हैं। एक टर्म आती है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? दैट इज़ ऑल्सो प्राइवेट नेटवर्क, लेकिन वो कंट्रोल्ड है। कंट्रोल कैसे है? जैसे सपोज मान के चलो 2 कंपनीज़ हैं, एक डेल है और एक HP है, तो ये दोनों प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तो इनके अपने अपने नेटवर्क्स होंगे, तो यानी कहने के लिए क्या बना? इंट्रानेट बना। ठीक है, तो दोनों कैलिब्रेट कर रहे हैं एक किसी प्रोजेक्ट के लिए, कैलिब्रेशन हो गया किसी एक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो इनके पास सबके अपने अपने प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन ये लोग शेयर थोड़ी करते होंगे अपने अपने प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ, लेकिन किसी एक कॉमन प्रोजेक्ट पर ये दोनों काम कर रहे हैं। तो जो उस कॉमन प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वही दोनों ने शेयर की या सारी शेयर की? तो भाई सारी तो शेयर नहीं करेंगे, जो रिक्वायर्ड थी सिर्फ वही शेयर की। तो यानी उन्होंने क्या लगाया? प्राइवेट नेटवर्क तो था, वो HP और डेल आर यूजिंग प्राइवेट नेटवर्क, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कंट्रोल लगाया, सारा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया, जो इसके लिए रिक्वायर्ड था सिर्फ वही शेयर किया। तो एक्स्ट्रानेट क्या हुआ? कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क।
अब आ जाइए क्वेश्चन पे दोबारा। Which of the following is a private network used by an organization? Private network of an organization is intranet. So intranet is the answer. Okay. Next question. Dash shortcut key is used to find and replace action in MS Word. MS Word के अंदर find और replace, इसमें question में थोड़ा सा और change कर रही हूँ। find और replace कौन से tab में आता है, ज़रा ये भी बताओ। तो इसके लिए आपको MS Word में, MS Word की वीडियो भी चेक कर लेना। फिर अगर टैब्स मैं पूछ रही हूँ तो MS Word में डिस्कस किया हुआ है। होम टैब है, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप के अंदर ये फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है, और फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की इज़ Ctrl+H। वेरी इजी क्वेश्चन, और एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इज़ मस्ट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल स्टार्ट्स विद MS Word। ओके, MS Word को स्टार्ट करना है तो दो तरीक़ों से हम लोग MS Word को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, स्टार्ट बटन क्लिक करने पर ऑल प्रोग्राम्स आता है, ऑल प्रोग्राम्स के बाद MS ऑफिस आता है जिसमें आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जिसे ओपन करना चाहते हैं आप करते हो। दूसरा तरीका है Window+R बटन। तो कीबोर्ड से आपने Window+R बटन प्रेस किया तो एक डायलॉग बॉक्स खुला, तो डायलॉग बॉक्स में आपने लिखा WinWord, या तो आप WinWord लिखोगे या winword.exe लिखोगे। ठीक है, पुरानी वाली विंडोज़ में हम लोग MS ऑफिस में जो पुराने वाले वर्जन्स थे उसमें winword.exe भी लिखते थे, और नए वाले वर्जन में WinWord लिख रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आपको वर्ड ओपन करना है तो winword.exe लिख सकते हैं, या हम WinWord लिख सकते हैं। उस डायलॉग बॉक्स में आपने विंडो बटन +R प्रेस किया है जिससे एक डायलॉग बॉक्स खुला है, उसमें अगर आप WinWord लिखेंगे या winword.exe लिखेंगे तो MS Word ओपन हो जाएगा। ऐसे ही एक्सेल के लिए सभी वर्जन में एक्सेल ही है, और पावर पॉइंट के लिए पावर PNT है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल स्टार्ट विद MS Word। तो करेक्ट वन इज़ winword.exe, या winword.exe है या WinWord, ठीक है, इसके अलावा तीसरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट ऑन द करेंटली सिलेक्टेड स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट की स्लाइड है, उसमें आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है, तो टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, उसके बाद हम उसमें राइट डाउन करते हैं। ओके, तो ऑप्शन में है वर्ड आर्ट, कमेंट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स या रिच टेक्स्ट बॉक्स। तो दैट इज़ टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स कौन से टैब में आता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी किसी रीसेंट एग्ज़ाम में भी आया हुआ था और किसी एग्ज़ाम में भी है। तो भाई इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट बॉक्स नाम का ऑप्शन आता है, इंसर्ट टैब के अंदर आता है। ओके, तो नेक्स्ट पेपर इज़ PSSB का JEE सिविल का। ये भी पेपर हुआ था 20 जनवरी 2024 में। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel which one of the following denotes a range from A1 through C9। MS Excel के अंदर सेल का एड्रेस लिखना है A1 से C9, तो विच वन इज़ करेक्ट। तो आप ऐसे लिखते हैं A1:C9, दिस वन इज़ करेक्ट। और ये जो है साइन कॉलन का, इसे एक्सेल के अंदर रेफरेंस ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो विच वन इज़ करेक्ट, तो भाई B ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, in a packet switched network data is transmitted on a connectionless service by using। देखिए इस क्वेश्चन के लिए, इसीलिए ICT में मैं पढ़ाते हुए ये कहती हूँ कि ICT आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ रट्टा। तो रट्टा आप बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं डेफिनेशंस का, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन ले लो आप, तो अगर आप लोग वीडियोज़ में जाते हो थ्योरेटिकल वाली वीडियोज़, तो आप TCP/IP मॉडल में आते हो। TCP/IP मॉडल के अंदर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ा होगा।
ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े होंगे, एक डाटा यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल था UDP और एक TCP था। तो यहाँ कनेक्शन लेस की बात कर ली गई, पैकेट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन कनेक्शन लेस पर। तो कनेक्शन लेस TCP होता है कि UDP होता है, दैट इज़ UDP होता है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है दोबारा पढ़िए। In a packet switch network, data is transmitted on a connectionless service. Connectionless service पर आप डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, तो कैसे होगा डाटा ट्रांसमिट? डाटाग्राम में, क्योंकि कनेक्शनलेस इज UDP और UDP का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब कनेक्शन लेस कैसे हुआ? जैसे एक कनेक्शन ओरिएंटेड है वो TCP है, तो TCP का एग्जाम्पल होता है ईमेल्स। ईमेल्स में अगर मैं ऑफलाइन हूँ तो भी मेरे पास मेल्स आ जाएंगी, जैसे मैं ऑनलाइन आऊँगी मैं मेल रिसीव कर लूँगी, तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन बना। लेकिन जब मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, वीडियो कॉल इज़ एग्जाम्पल ऑफ UDP, वो कनेक्शन लेस है। कैसे? अगर मैं ऑफलाइन हूँ तो मैं कोई भी वीडियो कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि वीडियो कॉल किसी ने करना था और उसने रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दिया, ठीक है, जब आप ऑनलाइन आओगे तब आपके पास वो सारी रिकॉर्डेड आ जाएंगी। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। वीडियो कॉल्स हमेशा सेंडर एंड रिसीवर दोनों के बीच में जब कनेक्शन होता है, बोथ आर ऑनलाइन, तभी ये काम होता है, ठीक है। तो UDP इज़ द आंसर यहाँ पर। तो UDP में हम डाटाग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डाटाग्राम। नेक्स्ट, फॉर्मूला टू बी अप्लाइड इफ़ वन नीड टू ऐड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ए कॉलम डिपेंडिंग अपॉन मोर देन वन कंडीशन। देखो, इफ़ फंक्शन आता है, लॉजिकल फंक्शन आता है हमारे पास इफ़ एक्सेल के अंदर। इफ़ में हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सम निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है? एक से ज़्यादा। जब कंडीशन एक है तो फॉर्मूला इज़ सम इफ़। जैसे मैंने एक टेबल बना रखा है, वहाँ पे लोगों की सैलरीज़ लिखी हुई हैं, तो मुझे सम निकालना था जिनकी सैलरीज़ मोर देन 50,000। सभी का सम नहीं निकलेगा। 10 एम्प्लॉयज़ मेरी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, सिर्फ उन्हीं का सम निकले, तो उसके लिए फॉर्मूला इज़ सम इफ़। कंडीशन के अकॉर्डिंग सम निकल रहा है। लेकिन अब मैंने कंडीशन 2 कर दी कि जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, प्लस जिन्होंने कोई भी इस मंथ में कोई भी छुट्टी नहीं ली, सिर्फ उन्हीं का सम आए, जिनकी अटेंडेंस इज़ 100%। 2 कंडीशन आई मेरी। जब कंडीशन 1 से ज़्यादा हो जाए तो फॉर्मूला इज सम इफ्स। तो ये रहा, कंडीशन के अकॉर्डिंग सम निकालना है, लेकिन कंडीशन इज़ 1 तो सम इफ़, लेकिन कंडीशन इज़ मोर देन 1 तो सम इफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following options cannot be found on layout tab? इनमें से कौन सा फंक्शन है जो लेआउट टैब में नहीं है? ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट कॉलम्स, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। मैंने यहाँ पर पिक्चर भी लगा दी है जिसमें आपको ऑटो फिट ऑप्शन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ऑटो फिट कंटेंट्स होता है, ऑटो फिट विंडो होता है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ भी होता है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑटो फिट कॉलम्स नहीं है। ऑटो फिट का क्वेश्चन एक सीनियर असिस्टेंट में भी आया था। देखो क्वेश्चन क्या था, मेरे पास ये सेल है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सेल तो इतना ही होता है। अब इस सेल में कोई मैं वर्ड लिख रही हूँ, लेकिन वो वर्ड इतना बड़ा है, तो जब तक मैं इसको ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक नहीं करूँगी तब तक ये पूरा वर्ड मुझे नहीं दिखेगा। उससे पहले वो मुझे एक एरर दे देगा यहाँ पर, इस तरीके का हैश वाला। ये एंटिटी के पेपर में था कि ये जो 5 बार हैश हैं ये कब आते हैं, ये वाला एरर MS एक्सेल में कब आता है। तो ये एरर तब आता है जब योर सेल इज़ नॉट वाइड इनफ। ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये जो सेल है ये इस टेक्स्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। ये कौन से ऑप्शन से होता है? आपका जो सेल है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। अगर मैं यहाँ कोई भी टेक्स्ट लिख रही हूँ तो वो इतना बड़ा है तो ये ऑटोमेटिकली इतना बन जाए,
मुझे इसे ड्रैग करके यहाँ से यहाँ ना करना पड़े। तो ये कौन से ऑप्शन से होता है? दैट इज़ ऑटो फिट से होता है, ठीक है। और ऑटो फिट ऑप्शन के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं? तो ऑटो फिट के अंदर है ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये वाले ऑप्शंस इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब ऑटो फिट से ही मैंने आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं जो 3 डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर सिलेक्टिंग द टेक्स्ट हाइपरलिंक कैन बी इंसर्टेड यूजिंग शॉर्टकट की। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की इज Ctrl+K। वेरी इजी क्वेश्चन। और हाइपरलिंक होता क्या है? हाइपरलिंक इज लिंक बनते हैं ना ब्लू कलर से और अंडरलाइन होता है, जैसे लिंक को क्लिक करो तो एक नया वेब पेज खुलता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी वर्ड को अगर आपने हाइपरलिंक बनाया है तो वो ब्लू और अंडरलाइन आएगा। जब उसे क्लिक करोगे तो उसके साथ एक फ़ाइल अटैच करनी पड़ेगी, जब वो फाइल खुलेगी, जब उसे क्लिक करोगे तो। ओके, तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ आए होंगे और क्लियर होंगे क्वेश्चन। लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MCQs आप लोग तब अटेम्प्ट करेंगे जब आप पूरी की पूरी सभी थ्योरेटिकल वीडियोस चेक कर लेंगे, वहाँ से पढ़कर उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आना, ठीक है। तब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप लोगों को वहाँ पर थ्योरी पर पढ़कर आओगे तो बहुत ईजीली सारे क्वेश्चंस आराम से आप लोग कवर अप कर पाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो क्वेश्चंस मुश्किल होंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू सो मच।